कल जो है ना संसाधन के बारे में बताए थे, और संसाधन के बारे में ये भी बताए थे कि संसाधन मुख्य रूप से दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। तो अब हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में ही विस्तार से बात करेंगे, यानी जो जो प्राकृतिक संसाधन है मुख्य रूप से उसको अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे आज जो है ना प्राकृतिक संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है भूमि संसाधन या उसको मृदा संसाधन भी कहते हैं, आज वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो प्राकृतिक संसाधन है ना यहाँ, ठीक है। देखो प्राकृतिक संसाधन में जो है ना क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन पहले वो समझो। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्रकृति प्रदत्त का मतलब होता है वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा ही दिया गया है, उसी को बोलते हैं प्रकृति प्रदत्त। जो वस्तु प्रकृति के द्वारा दिया गया है वो प्रकृति प्रदत्त कहलाती है। तो जो संसाधन प्रकृति के द्वारा दिया गया है वो कहलाएगा प्रकृति प्रदत्त संसाधन, और उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जैसे देखो जल, क्या जल कोई मानव बनाया है? नहीं बनाया है। वायु, ठीक है, वन इत्यादि, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अब देखो हम भूमि पर निवास करते हैं, भूमि जो है वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। हमारा आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित होता है। जो भी काम मानव करता है, बहुत सारा ऐसा काम है, ठीक है, जैसे रोड का निर्माण होता है, ठीक है, भवन का निर्माण होता है, हम लोग कोई फसल उपजाते हैं वो भूमि पर ही उपजाते हैं, कोई वृक्ष या पेड़ पौधा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, भूमि पर ही लगाते हैं। तो मतलब कि बहुत सारा क्रियाकलाप क्या होता है, भूमि पर ही होता है। ठीक है, उसके बाद इसीलिए भूमि एक क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन है, जिस पर हम बहुत सारा काम करते हैं, वो क्या महत्वपूर्ण संसाधन होगा ना। महत्वपूर्ण सब है, जल भी है, वायु भी है, वन भी है, सारा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो भूमि है। क्योंकि अगर भूमि ना हो तो पृथ्वी पर निवास बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्या है, वो हो ही नहीं सकता ना, कैसे निवास होगा भूमि में ना हो, क्या। ठीक है, अब देखो कृषि, कृषि, वानिकी, पशु चारण, मत्स्य खनन, ये सब देखो पृथ्वी पर ही होता है ना। वानिकी कृषि मतलब जो हम लोग फसल उपजाते हैं उसी को ना बोलते हैं कृषि। वो क्या होता है, क्या होता है, वो भूमि पर ही। वानिकी का मतलब होता है कि जो वन हम उपजाते हैं, यानी वन जो लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, पृथ्वी पर ही या भूमि पर ही। पशु चारण क्या होता है, पानी में चरता है पशु, भूमि पर ही ना। उसके बाद मत्स्य, अब देखो मत्स्य होता है पानी में, यानी मछली पालन, लेकिन पानी क्या होता है, भूमि पर ही ना। ठीक है, उसके बाद खनन क्या होता है, भूमि पर ही। खनन जहाँ से कच्चा तेल निकलता है या फिर कोई भी चीज खनिज निकलता है उसको बोलते हैं खनन, तो वो भूमि पर ही होता है। वन्य जीव, यानी वन में तो वन्य जीव रहते हैं, लेकिन वन कहाँ है, भूमि पर ही ना। तो इसका मतलब भूमि पर ही वन्य जीव है। परिवहन संचार मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कहाँ विकसित है, भूमि पर ही ना। मतलब यहाँ से वहां जाना, अगर मान लो यहाँ से दरभंगा जाना हो तो वो क्या है, परिवहन है ना, तो वो कहाँ है, भूमि पर ही है। वायु में भी है, लेकिन क्या भूमि पर नहीं है, भूमि पर भी है ना। ठीक है, जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर ही संपन्न होती है। ये जितना भी काम है वो कहाँ संपन्न होता है, भूमि पर ही। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप है। देखो भूमि संसाधन का कई भौतिक स्वरूप है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि और घाटियां इत्यादि। भूमि जो है, जैसे भारत की अगर बात करें तो पूरे भारत में देखोगे तो क्या एक ही जैसा भूमि है। जैसे यहाँ पर मान लो मैदान है, समतल है, तो क्या हर जगह समतल ही है पूरे भारत में, नहीं। उत्तर भारत में जाओगे तो वहां पर ऊंची ऊंची भूमि मिलेगी जिसको पर्वत बोलते हैं, पर्वत ऊंचा होता है ना, तो यहाँ पर पर्वत भी मिलेगा। उसके बाद पठार भी मिलेगा। देखो ये पर्वत है, ठीक है, भारत में पर्वत ही मिल जाएगा। ये पठार है, ठीक है, ये खड़ी ढाल वाला होता है पठार। ये मैदान है। तो ये मुख्य रूप से तीन तरह की भूमि का स्वरूप तुमको देखने को मिलेगा, पर्वत मिलेगा, मैदान मिलेगा और पठार मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो है मैदान कितना प्रतिशत है, 45%। पूरे भारत में जो मैदानी क्षेत्र है मतलब समतल भूमि है वो कितना है, 45%। इसके अलावा पर्वत जो है वो कितना प्रतिशत है, 30%। देखो ये पर्वत है, ठीक है, और पठार कितना प्रतिशत है, 27%। कुल मिला के 100% हो गया ना, 100% हो गया। ध्यान रखना इस चीज को। चले आगे। अब देखो आगे और भी है, देखो यहाँ लिखा हुआ है भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। ठीक है, क्योंकि इस भारत के पास हर तरह की भूमि उपलब्ध है। यहाँ कुल भूमि का 43% भूभाग पर क्या है, मैदान है। दिखा दिए अभी, 43% मैदान है जो कृषि और उद्योगों के लिए उपयोगी है। अब देखो ध्यान से देखना, खास करके कृषि और उद्योग जो लगता है वो समतल भूमि पर लगता है, यानी मैदान में लगता है। ठीक है,
पहाड़ पर तुम देखते हो कृषि या फिर कोई उद्योग लगते हुए जल्दी, या पठार पर, ठीक है, नहीं देखते, क्योंकि ये भूमि जो दोनों भूमि है ये स्थिर नहीं रहती है। जब भूमि स्थिर नहीं होगी तो उस पर किसी भी तरह का मतलब संरचना बनाना मुश्किल होगा, ठीक है, या हम बना देंगे फिर तुरंत रह जाएगा। यहाँ पर भूस्खलन बहुत ज्यादा होता है इस सब भूमि में, इसलिए यहाँ पर किसी तरह का उद्योग या भवन निर्माण करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट यानी सड़क वगैरह ही बहुत मुश्किल से बनता है, तो भवन की तो बात ही अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो भी उद्योग वगैरह होता है वो कहाँ लगता है, ज्यादातर समतल मैदान में यानी मैदानी क्षेत्र में। 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र और 27% भाग पठारी क्षेत्र बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे ध्यान दो। देखो अब है मृदा। भूमि संसाधन के बारे में तो हम जान लिए कि ये जो दिख रहा है तुमको पृथ्वी, इसको भूमि बोलते हैं सीधा, मतलब कि मिट्टी क्या है, भूमि है। लेकिन भूमि का सबसे ऊपरी परत जो होता है ना वो मृदा कहलाता है, और मृदा जो है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। मृदा क्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हम अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले कि जितना भी काम होता है वो भूमि में होता है, लेकिन उसमें से भी ज्यादातर काम जो है ना मृदा में होता है। जैसे अगर तुम कोई फसल लगाते हो वो भूमि के कौन से भाग में लगाते हो, मृदा में, यानी भूमि की जो सबसे ऊपरी परत है ना वो मृदा कहलाती है, ठीक है। तो उस मृदा में हम लोग फसल लगाते हैं, तो मृदा ज्यादा उपयोगी हो गया, ठीक है। यहाँ देखो लिखा भी होगा, मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। यह भूमि की सबसे ऊपरी परत है। मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। नवीकरणीय कौन सा संसाधन है, ये नवीकरणीय, क्योंकि ये जो है बार बार बन सकता है। मृदा का निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होता है, यानी मृदा जो बनती है वो चट्टानों के मतलब टूटने फूटने से बनती है, ठीक है। जब चट्टान टूटती है या उसका विघटन या वियोजन होता है ना तब मृदा बनती है, तो एक मृदा नहीं बन जाती है, समय लगता है, ठीक है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में जो है ना लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। कोई जरूरी है कि अभी तुरंत मृदा बन जाए, बहुत समय लगता है मृदा बनने में, ठीक। चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। चट्टान के ही टूटने फूटने से जो है ना मृदा बनती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब भूगोलविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं, धीमी है क्योंकि लाखों वर्ष में होगा तो धीमी प्रक्रिया ही नहीं होगी है, ठीक है। जैसे देखो यही है मृदा, मृदा में जो है ना ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ पाया जाता है जो पेड़ पौधे को जो है ना पोषक तत्व प्रदान करता है, ठीक है। ये देखो ये मृदा है, ये पथरीली मृदा है, ये भी इस तरह, यानी भूमि का देखो सबसे ऊपरी परत है ना ये सब मृदा है, ठीक है। आगे ध्यान देना। अब देखो मृदा निर्माण के कारक, यानी जो भूमि की सबसे ऊपरी परत मृदा है उसका निर्माण में कौन कौन सा कारक जो है वो योगदान करता है वो ध्यान देना। उच्चावच या धराकृति। उच्चावच का मतलब होता है, अभी जो थोड़ी देर पहले तुम लोग को हम पहाड़ पठार बता रहे थे ना वो उच्चावच कहलाता है। देखो देखो ये जो है ना पृथ्वी का भौतिक स्वरूप जो है यही उच्चावच या धराकृति कहलाता है। ये जो पहाड़ दिख रहा है तुमको, ये पहाड़ उच्चावच का ही एक भाग है, यानी स्थलाकृति जो भूमि की जैसी जैसी आकृति है ना उसी को बोलते हैं उच्चावच या धराकृति, ठीक है। जैसे ये पठार है, देखो इसकी आकृति ऐसे खड़ी ढाल वाली होगी, इसकी आकृति देखो नोकीली होगी, है ना, तो फिर इसकी आकृति क्या होगी, समतल होगी, तो इसी को बोलते हैं उच्चावच या धराकृति। क्लियर हो रहा। अब देखो तो मृदा के निर्माण में कौन कौन सी मतलब कारक उपयुक्त होगा, उच्चावच या धलाकृति भी जो है इसका मतलब इसमें योगदान करता है। उसके बाद मूल या मूल शैल या चट्टान, यानी चट्टान के ही ना टूटने फूटने से मृदा बनती है, तो जाहिर सी बात है कि इसका भी योगदान होगा मृदा के निर्माण में। उसके बाद जलवायु, यानी उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है इस पर भी निर्भर करता है मृदा का निर्माण। आगे है वनस्पति, ठीक है। अब वनस्पति यानी उस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, यानी किस तरह का वन पाया जाता है वो भी निर्धारित करता है कि उस क्षेत्र की मृदा कैसी होगी, ठीक है। जैव पदार्थ, यानी मृदा में उपस्थित जो जैव पदार्थ होगा यानी ह्यूमस, वो भी मृदा के निर्माण में सहायक होता है। अब खनिज कण, यानी उसमें उपस्थित कौन कौन सा खनिज है, ठीक है, कहीं पर लौह एस्क होता है, कहीं पर बॉक्साइट होता है, इस तरह का, ठीक है। अब देखो समय, यानी जाहिर सी बात है कि जब मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं तो समय भी निर्धारण होगा मृदा के निर्माण में, ठीक है। अब देखो आगे है मृदा के प्रकार एवं वितरण, ठीक है। तो मृदा जो है ना, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया के निर्धारक तत्व जो है ना उनके रंग, गठन, गहराई, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा को 6 प्रकार होते हैं। यानी
मृदा का देखो ध्यान दो, उसका निर्धारक तत्व यानी कि मृदा के निर्माण में कौन कौन सा तत्व है जो योगदान देता है, उसको कहते हैं उसका निर्धारक तत्व। मृदा का रंग और उसका गठन यानी कि वो किस तरीके से बना है, उसकी गहराई यानी मृदा की गहराई कहाँ तक है, और उसकी आयु वह रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर, यानी उसकी जो आयु है यानी वो कितनी पुरानी मृदा है, कितने साल पहले बनी है, उसके बाद उसकी आयु हो गया, रासायनिक और भौतिक गुण यानी उसका रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या है, इस आधार पर जो है ना मृदा को बांटा जाता है। तो इस आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा जाता है, 6 भागों में टोटल। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल एवं पीली मृदा, चौथी लेटराइट मृदा और पांचवी मरुस्थलीय मृदा, और लास्ट में है पर्वतीय मृदा। 2 और मृदा है, ठीक है, जो भारत में मतलब थोड़ी कम पाई जाती है, इसलिए उसको मतलब नहीं गिना जाता मुख्य में। एक है पीट मृदा, ठीक है, और एक है लवणीय मृदा, ठीक है, ध्यान रखना। 2 और है, ठीक है, ये 7वां मान लो, इसको 8वां मान लो। ये पीट मृदा और ये लवणीय मृदा, ये भी मृदा जो है ना भारत में पाई जाती है। अब आगे ध्यान देना, अब इस सबको एक एक करके अच्छे से समझो, ध्यान देना। इधर जलोढ़ मृदा क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहां से ना इंपोर्टेंट टॉपिक तुम्हारा शुरू हो जाता है, क्योंकि यहां से अब जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। जलोढ़ मृदा सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और इससे ऑब्जेक्टिव में भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ से एकदम अच्छे से समझना, और कहीं दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक है, और यहाँ से समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान रखना इसको। जलोढ़ मृदा देखो, यह मृदा भारत में विस्तृत रूप में फैली हुई है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। जलोढ़ मृदा जो है ना बेसिकली उत्तर भारत का जो मैदान है ना उसमें पाया जाता है, यानी मैदानी क्षेत्र में। अभी बताया ना भारत का 3 भौतिक स्वरूप 3 तरह का है, मैदानी भाग, पर्वतीय भाग और पठारी भाग। तो ये जो जलोढ़ मृदा है ना वो मैदानी भाग में यानी समतल क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। उत्तर भारत के मैदान और कुछ पूर्वी तटीय मैदान में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। देखो लिखा हुआ है ना, उत्तर भारत का मैदान पूर्ण रूप से जलोढ़ निर्मित है। उत्तर भारत का जो मैदान है वो पूर्ण रूप से जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। जलोढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसको जल के द्वारा धोया गया, यानी और जल के द्वारा कौन धो सकता है किसी भी चीज को, नदी ही, क्योंकि नदी ही ना चलती है। तो नदियों के द्वारा जो जल के साथ मिट्टी या मृदा लाई गई या अवसाद लाया गया और उसको जमा किया गया, उससे जो मृदा बनी वो क्या कहलाई, जलोढ़ मृदा। है बात समझ में। तो मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा का निर्माण जो भारत में हुआ है वो किन 3 नदियों से हुआ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी जो अपने साथ अवसादों को बहाकर लाई और जमा की, उसी से क्या बना, जलोढ़ मृदा बनी, ठीक है। आगे ध्यान देना, कुल मिलाकर भारत के लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। देखो कितने बड़े क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में। जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है, ठीक है। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, बालू, सिल्ट और मृत्तिका से, ठीक है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा भूरे रंग का होता है। देखो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है, धुंधला से लेकर लालिमा या भूरा रंग का होता है। अब उसमें पूरा इतना ऑप्शन नहीं देगा, सीधे पूछेगा जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है, तो सीधे भूरा होगा ऑप्शन, ठीक है ना। आगे ध्यान दो, अब देखो ऐसी मृदाएं पर्वतीय क्षेत्र में बने मैदानों में आमतौर पर मिलती है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र में जो मैदान बना होता है उसमें आमतौर पर मिलती है, क्योंकि नदियां कहां से निकलती है, पर्वत से ही निकलती है। तो पर्वत से जब नदी बहती है तो पहले पर्वतीय क्षेत्र में भी नदी बहती होगी, तो इस मृदा का निर्माण पर्वतीय क्षेत्र में भी होगा, ठीक है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा जो है ना 2 प्रकार की होती है, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़, ठीक है। ध्यान देना, पुराने जलोढ़ में कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसे बांगर कहते हैं, पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और इसमें जो कणों का आकार होता है थोड़ा बड़ा होता है, यानी इसमें कंकर और बजरी की मात्रा अधिक होती है और कणों का आकार बड़ा होता है, इसे बांगर कहते हैं। यह ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है, यानी जो पुराना जलोढ़ है वो ज्यादा उपजाऊ नहीं है। अब एक बात बताओ, पुराना जलोढ़ यानी जो पहले से बना हुआ है वो ज्यादा उपजाऊ क्यों नहीं है, क्योंकि नदी जब बहाकर लाती है अपने अवसादों को और वो हर साल जहां पर जमा करेगी वहां पर मृदा परिवर्तित होती रहेगी, तो वो ज्यादा उपजाऊ होगा। क्यों, क्योंकि हर बार मृदा बदल जाएगी ना, तो पहला साल जितना उत्पादन होगा उससे दूसरे साल उससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मृदा चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर एक ही मृदा पे बार बार फसल उपजाई जा रही है तो उसकी उपजाऊ क्षमता कम होगी। तो जब पुराना जलोढ़ है
उसकी मतलब मिट्टी या मृदा तो चेंज नहीं हो रही है ना, हमेशा एक ही तरह की मृदा में मतलब फसल उपजाया जा रहा है, तो वो कम उपजाऊ होता जा रहा है। लेकिन जो मृदा बार बार चेंज हो रही है उस पर उपजाऊ वो ज्यादा उपजाऊ है और उस पर जो उत्पादन बढ़ता जा रहा है बात समझ में। इसीलिए जो है नवीन जलोढ़ मृदा जो है ज्यादा उपजाऊ होती है। देखो जैसे बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं, जिसे खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। खादर में बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है, ये काफी उपजाऊ होता है। ठीक है, उपजाऊ इसलिए क्योंकि ये नई होती है और बार बार बदलती रहती है, तो इस पे उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, देखो ये बांगर है, ठीक है, और ये खादर है। ध्यान देना, ये सूखा है ना, इस पर मतलब कि ये पुराना है और ये बदलता नहीं, यानी यहाँ पर नदी का पानी बहुत कम पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ये मिट्टी बदलती नहीं है। यहाँ पर बार बार बाढ़ आता है, जिससे इसकी मिट्टी बदल जाती है, मृदा बदल जाती है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं नवीन जलोढ़ मृदा या खादर, और इसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा या बांगर। ये ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवीन जलोढ़ मृदा किसको बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा किसको बोलते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देना। आगे देखो, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। ध्यान देना, उत्तर बिहार में जो बालू प्रधान जलोढ़ है उसको क्या बोलते हैं? दियारा भूमि। यह मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान देना, दियारा भूमि किस फसल के लिए विश्व प्रसिद्ध है? मक्का। मक्का का मतलब मकई की कृषि के लिए। ठीक है, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। कौन से तत्व पाए जाते हैं जलोढ़ मृदा में? पोटास, फास्फोरस और चूना। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, उसके अलावा तेलहन, ठीक है, का भी उत्पादन में मतलब उपयुक्त मानी जाती है। यानी ये फसल जो है ना उसमें होती है। आगे देखो, अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि यानी अधिक कृषि की जाती है, ठीक है, या घने लेवल पर कृषि की जाती है, जिस कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अब जाहिर सी बात है, जहां पर आजीविका की ज्यादा संभावना होती है, जहां पर हमको आसानी से जो है ना मतलब भोजन प्राप्त हो सकता है, पानी मिल सकता है, यानी जीने के लिए जो आवश्यक चीजें होती है वो मिल सकता है, वहां पर लोग बसना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व जो है ना ज्यादा है, यानी इस क्षेत्र में ज्यादा लोग बसे हुए हैं। क्लियर है? अब आगे ध्यान दो। अब दूसरी मृदा है काली मृदा। ठीक है, यह मिट्टी का रंग काला होता है। जब काली मृदा, इसका मतलब ये है कि रंग क्या होगा? काला होगा, जो इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण है। अब देखो, इस मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? इसमें उपस्थित लौह एवं एल्यूमिनियम के कारण। ठीक है, यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, और काली मृदा जो है ना महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, जिस कारण इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका नाम भी उसी कपास के नाम पर पड़ गया। क्या कहते हैं इसको? काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अब देखो, और काली मृदा का एक और नाम है रेगुर मृदा भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा। ठीक है, काली मृदा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा। ठीक है, इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। देखो, जब बारिश होती है ना तो काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो पानी पड़ने पर वो मुलायम हो जाती है। मुलायम होने के बाद उसको जोतना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और जब ये सूखती है ना तो बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है, जिसकी कठोर होने के कारण मतलब टूट जाती है और इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, इसमें देखो, यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। ठीक है, इसमें फास्फोरस की कमी होती है। ठीक, काली मृदा में किस तत्व की कमी होती है? फास्फोरस की। ध्यान रखना इसको। आगे ध्यान दो। अब है लाल एवं पीली मृदा। यह मृदा में लोहा के अंश होने के कारण, या लोहा का अंश नहीं, लोहा का ऑक्साइड होने के कारण क्या होता है? ये लाल होता है। और जब इस मिट्टी में जलयोजन यानी जल का जमाव हो जाता है तो ये पीली हो जाती है। ठीक है, मृदा क्या हो जाती है? पीले रंग की हो जाती है। क्यों हो जाती है? जलयोजन के कारण। क्लियर हुआ? जैव पदार्थों की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। ध्यान से सुनना, इसमें जैव पदार्थ की क्या होती है? कमी होती है, जिसके कारण ये उपजाऊ कम होता है, क्योंकि जैव पदार्थ ही जो है ना पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। तो जब जैव पदार्थ की कमी होगी तो पौधों को पोषक तत्व कम मिलेगा, तो कम मिलेगा तो ये कम उपजाऊ होगी ना। ध्यान रखना इस चीज को। आगे, इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर, यानी अगर इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था ठीक से कर दी जाए तो यहाँ पर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन भी किया जा सकता है। ठीक है ना,
ध्यान रखना। देखो यही है लाल एवं पीली मृदा, ठीक है। देखो लाल कलर दिख रहा है, ठीक है, और इसमें जलयोजन के कारण जो है ना ये पीली हो जाती है, उसका यह नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो मूंगफली का उत्पादन किया जा सकता है इसमें, ठीक है, मक्का का भी किया जा सकता है, क्लियर है, चावल का भी किया ही जा सकता है, ठीक है। आगे ध्यान दो। अब लेटराइट मृदा है, ठीक। इस प्रकार की मिट्टी का विकास जो है ना तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लोहे के ऑक्साइड सॉरी हुआ है, ठीक है। यानी लेटराइट मृदा जो है वो इसका निर्माण क्या होता है, उच्च तापमान यानी जहां पर गर्मी ज्यादा होती है और जहां पर ज्यादा वर्षा होती है उस क्षेत्र में लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, यानी जैविक पदार्थ की मात्रा जो है लेटराइट मृदा में बहुत कम होती है। यह मिट्टी कठोर होती है, एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। इसमें एल्यूमिनियम और लोहा का ऑक्साइड पाया जाता है जिसके कारण ये क्या है, मिट्टी लाल होती है। लेटराइट मृदा का रंग भी कैसा होता है, लाल ही होता है। और वो क्यों होता है, लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण लाल होता है, ठीक है। देखो लेटराइट मृदा उपजाऊ कम होती है, लेकिन इस मृदा से जो है ना ईंट का निर्माण किया जाता है। किस चीज का, ईंट का निर्माण ज्यादातर लेटराइट मृदा से ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये मृदा ज्यादातर कठोर होती है जिससे ईंट मजबूत होता है। है बात सुन में क्लियर हुआ। आगे ध्यान देना। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। यानी लेटराइट मृदा में सिंचाई व्यवस्था ठीक करके किस चीज का उत्पादन किया जाता है, चाय और कहवा। कहवा यानी कॉफी का उत्पादन किया जाता है किन राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की भी खेती की जाती है। देखो लेटराइट मृदा में काजू की भी खेती की जा सकती है, ठीक है। देखो काजू की भी खेती की जा सकती है, चाय और कॉफी की भी कृषि की जा सकती है। देखो लाल मृदा यही है, ठीक है, ध्यान रखना। लेटराइट मृदा इसी रंग की दिखती है। आगे देखो मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा यानी जहां पर मरुस्थल पाया जाता है उसी को बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा। तो राजस्थान में ना ज्यादातर मरुस्थल पाया जाता है, तो मरुस्थलीय मृदा ज्यादातर राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। देखो इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। कैसा होता है मरुस्थलीय मृदा का रंग, लाल या हल्का भूरा। इस प्रकार मृदा में वनस्पति और उर्वरक का अभाव पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा में जो है ना वनस्पति यानी पेड़ पौधा बहुत कम पाया जाता है, ठीक है, और उर्वरक जो है ना का अभाव पाया जाता है, ठीक है। किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया सकता है। यानी अगर हम इस मृदा में सिंचाई अच्छे से करें, ठीक है, तो फिर चावल, गेहूं, कपास वगैरह हम इसमें उपजा सकते हैं, ठीक है। आगे ध्यान देना। देखो मरुस्थलीय मृदा इस तरह की दिखती है। यहाँ पर कोई भी वनस्पति दूर दूर तक नजर आ रही है, बहुत कम देखोगे, देखो सूखा पेड़ सब दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें कटीली वनस्पति ज्यादा पाई जाती है। क्या हुआ, ये कपास है, हाँ कपास ऐसे ही दिखता है, ठीक है। ये उजला उजला दिख रहा है ना, यही कपास का फूल होता है। इसी को निकाल के कपड़ा मतलब बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है और उससे फिर कपड़ा बनता है, ठीक। हाँ हाँ, रुई कपास ही रुई होता है, वो रुई जो है ना वो कपास से ही बनता है, ठीक है। चलो आगे ध्यान दो। पर्वतीय मृदा क्या है, देखो पर्वतीय मृदा प्राय पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है पर्वतीय मृदा तो कहाँ मिलेगी, पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगी। यह मृदा जो है अम्लीय और ह्यूमस रहित होती है, ठीक है। ह्यूमस रहित का मतलब क्या है, इसमें जैविक पदार्थ बहुत कम होता है, ठीक। इस मृदा पर ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। यानी ढलानों पर, पहाड़ की भूमि जो है ना वो ढालू भूमि होती है, तो उस ढालू भूमि पर जो है ना चाहे फलों का बागान लगाया जा सकता है। और नदी घाटी में, ठीक है, चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। नदी घाटी यानी नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं नदी घाटी, ठीक है। तो उसमें जो है ना चावल और आलू का भी उत्पादन किया जा सकता है। क्लियर हो गया। देखो ये पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ के आसपास की ये वाली भूमि दिख रही है, ये भूमि सब, ये कौन सी भूमि होगी, पर्वतीय मृदा, ठीक है। देखो ढाली भूमि दिख रहा है, यहाँ इस तरह से इसको बनाया जाता है ताकि यहाँ पर उत्पादन किया जा सके या फलों का बागान लगाया जा सके। क्लियर हो रहा है। आगे देखो भूमि उपयोग के निम्नलिखित वर्ग, 6 को बताए थे कि मृदा जो है 6 प्रकार की होती है, 6 बता दिए ना। अब यहाँ पे क्या है, भूमि उपयोग के निम्नलिखित वर्ग है। वन विस्तार, ठीक है, यानी भूमि पर क्या है किया गया है, पहले वन विस्तार किया गया। उसके बाद कृषि अयोग्य बंजर भूमि, यानी वैसी भूमि जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है उसको बोलते हैं कृषि अयोग्य भूमि या बंजर भूमि। टर्न ऑन कर दो वहां से।
अब अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, गैर कृषि कार्यों में संलग्न भूमि, यानी वैसी भूमि जो कृषि कार्य में नहीं लगी है, कृषि के अलावा कोई काम में लगी है। जैसे देखो इमारत बना हुआ है, यहाँ पर जो एचआर एकेडमी का जो कैंपस ये बना हुआ है, क्या यहाँ पर अब कृषि हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि। यानी इस पर क्या बना हुआ है, या तो इमारत है, या किसी भूमि पर सड़क बना हुआ है, या किसी भूमि पर उद्योग है, तो उस पर तो कृषि नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखो, अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि। अस्थायी चारागाह मतलब वैसी भूमि जहां पर चारागाह बना हुआ है, जहां पर पशु चरते हैं, तो वहां पर तो फसल नहीं उगाया जाता है, ठीक है। तो उस वो भी भूमि क्या है, उस भूमि पर भी कृषि नहीं होता। अब देखो, अस्थायी चारागाह हो गया। गोचर भूमि मतलब जो किसी ना किसी कारण से बिजी है भूमि, कृषि नहीं हो रहा, बाकी कोई दूसरा काम हो रहा है। देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या है, वन है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, वन है। ये भूमि देखो सूखी है, मरुस्थलीय मृदा है। देखो यहाँ देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर तो कृषि नहीं होगी। अब यहाँ देखो रोड बना हुआ है, क्या इस पर कृषि होगी? अब यहाँ जो उद्योग बना हुआ है, इस पर कृषि होगी? नहीं होगी। क्लियर हुआ? तो ये कौन सी भूमि होगी? गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि। क्लियर हो गया? आगे ध्यान दो, कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका प्रयोग 5 वर्षों से नहीं हुआ है, ठीक है। दिख रहा है? अब देखो, कृषि योग्य बंजर भूमि, ठीक है, कृषि योग्य बंजर भूमि मतलब वैसी भूमि जो कृषि योग्य है, लेकिन प्रयोग 5 वर्षों से नहीं हुआ है। यानी कभी कभी देखोगे आसपास में कोई भूमि को परती ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, मतलब उस पर फसल उगती है, लेकिन तत्काल उसको कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है वैसे ही, तो उसी को बोलते हैं क्या, कृषि योग्य बंजर भूमि। यानी कि कृषि योग्य है, लेकिन बंजर इसलिए क्योंकि उस पर कृषि अभी हो नहीं रहा है, ठीक है। वर्तमान परती भूमि यानी वैसी भूमि जो मतलब कृषि हो सकती है उस पर, लेकिन ऐसे ही परती उसको छोड़ दिया जाता है। वर्तमान परती के अतिरिक्त जो है ना, वह परती भूमि जहां 5 वर्षों से खेती नहीं हुई है, सेम ही बात है, शुद्ध बोई गई भूमि। अब देखो लास्ट में इतना ही बचता है जो भूमि पर फसल उपजता है, उसी को बोलते हैं शुद्ध बोई गई भूमि, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, भारत में भू उपयोग के स्वरूप, ठीक है, भारत में भूमि संसाधन का उपयोग कैसे कैसे होता है ये अभी बता दिए हैं। अब भारत में मतलब किस तरह से उसका स्वरूप है वो ध्यान दो। देखो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, पूरे भारत का क्षेत्रफल। यानी जितना भारत के पास भूमि है सबका क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसमें से मात्र 93% भाग का ही जो है ना भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। कितना का, 93%, ठीक है, सिर्फ 93%। 100% में मात्र 93% ही ऐसा भाग है जिसका आंकड़ा भारत सरकार के पास मौजूद है कि भारत की जो भूमि है ऐसे ऐसे उपयोग हो रही है। क्या हो रहा है रे? अरे काहे के लिए हल्ला करता है यार, 10 मिनट और वेट करो आराम से, उसके बाद फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो समझ में, अब देखो हल्ला नहीं करो। देखो भारत के पास जो भूमि है उसका 93% ही डाटा क्यों उपलब्ध है, बाकी फिर 7% क्यों नहीं उपलब्ध है? तो वो इस कारण से, जम्मू कश्मीर में जो पाक अधिकृत क्षेत्र है यानी पीओके और चीन अधिकृत भूमि का जो भूभाग है उसका उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, ठीक है। पीओके का सर्वेक्षण नहीं हुआ, उसके बाद चीन अधिकृत भी कुछ भूमि है उसका भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है, तो वो आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अब देखो भारत पशुधन के मामले में भी विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, यानी यहाँ पर पशुपालन भी बड़े स्तर पर होता है, किंतु यहाँ अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। यानी यहाँ पर पशुपालन तो होता है, लेकिन उस पशु को चरने के लिए जो अस्थायी चारागाह बनता है वो बहुत कम है, ठीक है। तो पशुधन के लिए क्या है, पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण पशुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, चारागाह कम होगा तो पशुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, पशुपालन ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो आगे ध्यान दो। अब देखो पंजाब और हरियाणा में कुल भूमि का 80% भाग जो है ना बोया जाता है। देखो इसीलिए ना कृषि में पंजाब और हरियाणा आगे है, क्यों? क्योंकि वहां पे कुल भूमि का कितना प्रतिशत बोया जाता है, 80% पर जो है ना खेती की जाती है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में 10% से भी कम क्षेत्र में खेती की जाती है। तो यहाँ पर उत्पादन कम होगा, जहां पर जितनी बड़ी भूमि में उत्पादन किया जाएगा, खेती की जाएगी, वहां पर उतना ज्यादा होगा, जहां पर जितनी कम भूमि में खेती की जाएगी उतना कम उत्पादन होगा। आया बात समझ में? चलो आगे देखो,
किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए उसके कुल भूभाग का 33% क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ठीक है, जैसे भारत में जो 32.8 लाख क्षेत्रफल है भूमि का, उसमें से 33% क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तभी जो है ना वो पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए योग्य होगा। ठीक है, लेकिन भारत में आज भी मात्र 20% भूभाग पर ही क्या पाया जाता है, वनों का विस्तार है, जो पर्यावरण के लिए क्या है, हानिकारक है। जाहिर सी बात है, पर्यावरण संतुलन के लिए कितना चाहिए, 33%, लेकिन है कितना, 20%। तो पर्यावरण में संतुलन बिगड़ेगा ही, है ना। कल भी बताए थे कि इतनी जो गर्मी है या उष्मा जो बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में बढ़ रहा है, वो इसी कारण ना, क्योंकि वनस्पति को हम लोग बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखो, पेड़ जो हम काट रहे हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस है, जिसके कारण वायुमंडल में क्या बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। आई बात समझ में, इसीलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। पेड़ लगाओ, ठीक है, कम से कम एक दिन में 4-5 पेड़ लगाओ। कोई की भी जमीन दिखे, कहीं भी दिखे, पेड़ ले आओ, खनो, गाड़ के लगा दो वहां पे। ठीक है, अब बोले क्यों लगा दिए, तो पेड़ ही तो है, ऑक्सीजन देगा बाद में, फायदे है ना पेड़ लगाने से। कहीं पर देखो, कोई की भी जमीन कहीं पर कुछ है, पेड़ लगा दो। है बात समझ में, हाँ, ऐसा नहीं करना, मार रोड पर जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान दो। अब देखो, भूचरण और भू संरक्षण क्या है। देखो, मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूचरण कहलाता है। यानी किन किन क्रियाओं से भूचरण हो सकता है, भूचरण यानी भू का स्थानांतरित, यानी एक जगह से दूसरी जगह। जैसे पानी बरसेगा तो एक जगह की मृदा जो है ना, बह करके दूसरी जगह जाके विस्थापित हो जाएगी, होगी ना, उसी को बोलते हैं भूचरण। ठीक है, जैसे ये गतिशील जल बता दिए ना, जल के द्वारा बहेगी। पवन, यानी जब हवा चलेगा तो भी बह सकता है कुछ, है ना, धूल उड़ता है ना, नहीं देखते हो, तो पवन के द्वारा भी। हिमानी यानी बर्फ की नदी जो बहती है, उसके द्वारा भी। सामुद्रिक लहरों द्वारा भूचरण होता है, समुद्र में भी तो भूमि है ना, तो समुद्र की लहरें जब जाएगी तो उसके साथ साथ जो भूमि जो है उसके नीचे, उसका ही मृदा ऊपर जाता होगा क्या, उसके द्वारा भी क्या होता है, भूचरण होता है। तीव्र वर्षा से भी मृदा का कटाव होता ही है, तीव्र वर्षा से मृदा का कटाव। देखे होगे कभी कभी गाछी उछी में कि बारिश बहुत ज्यादा होती है तो कहीं कहीं पे जो है ना गड्ढा हो जाता है बड़ा बड़ा, वो क्या है, भूचरण ही है ना वो भी। ठीक है, आगे देखो, ध्यान देना, भूमि निम्नीकरण। ठीक है, भूमि वह प्रक्रिया जिसमें भूमि खेती के अयोग्य बनती है। ठीक है, खेती के अयोग्य यानी वैसी भूमि जो अब खेती करने लायक नहीं होती है या बहुत कम उपजाऊ बच जाती है, उसी भूमि को निम्नीकरण भूमि कहते हैं। ठीक है, वन उन्मूलन, जैसे कि अगर वनों को काट दे तो। अति पशुचरण, यानी कहीं पर जानवर ज्यादा चरते हैं तो। या फिर खनन, जहां पर खनिज निकाला जाता है वहां पर। या फिर रासायनों का अत्यधिक उपयोग, हम लोग ज्यादा उपज के लिए अलग अलग तरह का रासायन उपयोग करते हैं ना, जैसे कीटनाशक, जैसे खाद, यूरिया हो गया, ये सब, तो उसके कारण भी जो है ना भूमि निम्नीकरण होती है, यानी कि उसके उत्पादन क्षमता जो है कम होती जाती है, फसल उपजने की क्षमता उसमें क्या होती है, कम होती जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, भूमि निम्नीकरण। ठीक है, उपयोग के कारण क्या होती है, भूमि निम्नीकरण होता है। क्लियर हुआ, चलो आगे चलो, थोड़ा सा और है, ध्यान दो, बस थोड़ा ही और है, टेंशन नहीं। उड़ीसा वन उन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है। ठीक है, उसके बाद गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अत्यधिक पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ। देखो, बोले ना, पशुचारण के कारण भी भूमि निम्नीकरण होता है। आगे ध्यान दो, उसके बाद पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हुआ है। ध्यान रखना, पंजाब और हरियाणा में जब 80% भूमि पर खेती होती है तो वहां पर अधिक उपज यानी अधिक खेती के कारण भूमि निम्नीकरण होगा ना। आगे ध्यान दो, अब है अधिक सिंचाई से जल आक्रांता की समस्या पैदा होती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए क्या है, उत्तरदायी होते हैं। आगे ध्यान देना, भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए क्या है, विकट समस्या है, इसका संरक्षण आवश्यक है। भूमि का निम्नीकरण अगर होता जाएगा तो क्या होगी, उपज कम होती जाएगी, उपज कम होगी तो अनाज क्या होगा, महंगा होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब अनाज का अकाल भी पड़ सकता है। तो जब अकाल पड़ेगा तो सोचो मानव जीवन कितना मतलब कठिन हो जाएगा, क्योंकि जब खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो मानव को जीवित रहना आसान बात है, नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो है ना इसका संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू इत्यादि के लगातार उगाने से मृदा में क्या होता है, ह्रास होता है। कहीं पर भी अगर हम फसल
ज्यादा समय तक लगातार उपजाते रहते हैं तो वहां पर जो है ना उस भूमि की उपजने की क्षमता या उत्पादन क्षमता जो है धीरे धीरे कम होती रहती है। इसीलिए तेलहन दलहन पौधों को लगाने से मृदा में उर्वरता शक्ति वापस लौट आती है। देखो भूमि पर जो यानी मृदा पर जो है ना एक ही तरह का फसल हमेशा नहीं उगाना चाहिए, अलग अलग तरह का फसल लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान देना, गेहूं कपास मक्का आलू यदि अगर हम उपजाते हैं तो वहां पर क्या होता है, मृदा में ह्रास होता है। लेकिन फिर यदि अगर हम क्या करते हैं, तिलहन और दलहन पौधे लगाते हैं तो क्या होता है, फिर उर्वरता शक्ति वापस लौट आती है। तो इसी तरह फसल बदल बदल के मतलब लगाना चाहिए, एक ही तरह का फसल नहीं उगाना चाहिए। तुम लोग आसपास में देखोगे भी खेत में कभी गेहूं लगता है, कभी उसमें मसूर लगा दिया जाता है, कभी तीसी लगा दिया जाता है ना, है ना। हाँ, धान धान गेहूं तो मुख्य फसल हो गया, इसके अलावा कभी कभी बदल के लगाया जाता है ना, कभी कभी तोरी कभी सरसों लगा दिया जाता है ना। इसी तरह बदल बदल के ही लगाना चाहिए। क्लियर हुआ? अब देखो लास्ट है, पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मतलब पहाड़ी क्षेत्र की जो भूमि होती है क्या होती है, ढालू भूमि होती है। अगर उसमें पौधा लग जाए तो उसमें मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। यानी कहीं पर देखोगे कि जहां पर पेड़ पौधा लगा हुआ है वहां पर की मिट्टी ज्यादा मजबूत होती है। गौर की होगे कहीं पर आदमी अगर नई मिट्टी भराता है तो उस पर कोशिश करता है कि घास या छोटा छोटा पौधा उग जाए ताकि मिट्टी वहां पर की मजबूत हो जाए। बारिश हो अगर तो वहां पर की मृदा क्षरण न हो, मतलब ढह के किसी दूसरी जगह पर निचले स्थान पे न जाए। तो इस तरह ढालू भूमि पर भी पेड़ पौधा या छोटा छोटा कोई भी चीज लगा सकते हैं हम लोग ताकि वहां पर से मृदा क्षरण कम हो जाए। क्लियर हुआ? जैसे पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यानी जहां पर हवा तेज चलती है वहां पर भी अगर खुला भूमि हो, बालू ज्यादा हो तो वहां पर की मृदा उड़ा के ले आ सकती है ना। लेकिन अगर वहां पर भी पेड़ पौधा लगा दिया जाए, घास हो वगैरह वगैरह हो, ठीक है, तो वहां पर क्या हो सकता है, मिट्टी मजबूत हो सकती है और मिट्टी को बहाना मुश्किल होगा। और दूसरा चीज, कभी कभी देखोगे इस तरह का पट्टी लगा दिया, देखो समुच्चय जुताई, ये ढालू वाली भूमि, देखो ढालू भूमि है ना, देखो लगा हुआ है ऐसे, कैसा कितना अच्छा से मतलब छोटा छोटा पौधा लगा दिया गया है। ये अब भूमि मतलब इसका जो क्षरण है बहुत मुश्किल होगा। अब पट्टिका कृषि, देखो इस तरह की कृषि कर दी जाती है ताकि जब हवा बहेगा ना तो हवा इस पौधा से जो है ना थोड़ा रुकता है, जिसके कारण ये मृदा उड़ा के इधर नहीं ला सकता है। बस समझ में, इसी को बोलते हैं पट्टिका कृषि और इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय जुताई। क्लियर हो गया? आगे ध्यान दो। अब देखो इंद्रीन नामक रसायन मेंढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है। अगर हम खेतों में या मृदा में इंद्रीन नामक रसायन क्या करें, छिड़क दे तो वो क्या करेगा, प्रजनन पर रोक लगा देता है, जिससे कीटों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण फसलों की हानि होती है। अब ध्यान देना, जब हम एंड्रीन नामक रासायनिक उपयोग करते हैं खेतों में तो क्या होता है, उससे मेंढक की प्रजनन पर रोक लग जाता है, जिससे मेंढक की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। जब मेंढक कम होगा तो खेतों में कीटों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि मेंढक क्या करता है, कीट को खाता है। तो जब तक मेंढक रहेगा तो कीट खाएगा तो कीट कम होगा। अगर मेंढक कम हो जाएगा तो कीट को कम खा पाएगा, तो कीट ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो कीट क्या करेगा, फसल को नुकसान पहुंचाएगा। अब जब वो नुकसान पहुंचाएगा तो क्या होगा, वो मतलब फसल उपज कम होगी। इसीलिए रासायनिक उर्वरक की जगह क्या करते हैं, जैविक खाद का उपयोग कर मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। यानी अगर हम एंड्रीन को छिड़कना खेतों में कम कर दें तो मेंढक की प्रजनन क्षमता बनी रहेगी। मेंढक ज्यादा होगा तो कीटों को खाएगा तो कीट कम होगा, और जब कीट कम होगा तो फसल अच्छी होगी, है ना। इसीलिए एंड्रीन की जगह या फिर कोई भी रासायन की जगह हम जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आदमी मानता कहाँ है, यूरिया तो यूरिया छीटे जाता है, क्या उससे होता नहीं है क्या? फोटो अच्छा मेंढक का देखो, आग दिख रहा है ना, चलो देखो, अब देखो अलग नहीं करो। मृदा क्षरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण महत्वपूर्ण है। बोले ना, कहीं पर अगर मृदा का कटाव रोकना तो क्या करना होगा, वृक्षारोपण, यानी वृक्ष को रोप देना है। वृक्ष के पेड़ों से प्राप्त हुरमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। देखो वृक्ष या पेड़ पौधा से जो पत्ता टहनी वगैरह वगैरह नीचे गिरता है और वो सर की मिट्टी में मिल जाता है ना, तो उससे फिर जब वहां पर तुम पौधा लगाओगे तो उससे पोषक तत्व मिलेगा। यानी कि इन्हीं सबसे जो है ना मृदा में क्या मिलता है, हुरमस मिलता है, और जिस मृदा में हुरमस ज्यादा होती है वहां पर उपज अच्छी होती है।